धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, वहां की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति समझना बेहद जरूरी है। और उसको समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आपने जो वोटिंग की थी परसों, आज उसके नतीजे आ रहे हैं, और अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो सुबह के 10:30 बजे का समय हो रहा है। हालांकि जब हमारे व्यूअर ये देख रहे होंगे तो शाम के 5 या 6 बजे होंगे। तो अभी तक के नतीजों के मुताबिक भाजपा आगे बढ़ रही है और आपके घर की बत्ती गुल है। वो तो होना ही था, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसकी पूरी संभावना थी कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं हमारे देश में, दिल्ली में, वो दिख रहा है। और आज सुबह से की बत्ती गुल है। केवल हमारी सोसाइटी में नहीं, आसपास के इलाकों में भी बिजली का पावर कट बढ़ चुका है जब से भाजपा की सरकार बनी है दिल्ली में। और अन्य समस्याएं भी उजागर हो रही हैं, सामने आ रही है। कूड़ा करकट का मलबा भी दिखना शुरू हो गया है। लेकिन अभी के हालात में फांसीवाद को इससे कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है, ना नौकरी जाने से लोगों के, ना स्वास्थ्य व्यवस्था के खत्म होने से। हाँ, उनका जो शोषण और पूरा का पूरा लूट है पूरे देश का, वह जारी है, उससे वो खुश है। और आम जनता का संयुक्त प्रतिरोध अभी भी नहीं बन पा रहा है। जी, सही लाइन यही है कि आम जनता का संयुक्त प्रतिरोध जो बनना चाहिए वो उभर कर सामने नहीं आ रहा है। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्वीडन जाकर डेमोक्रेसी पर और इलेक्टोरल असिस्टेंट पर भाषणबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने हैं इस बार, सूर्यकांत, वो डांट रहे हैं एडवोकेट प्रशांत जी को कि तुम कैसे सीसी को आखिर तानाशाह कह सकते हो मेरी अदालत के अंदर खड़े होकर, जबकि सारी दुनिया देख रही है कि कैसे एसआईआर की वजह से बीएलओ मर रहे हैं। आज भी बरेली में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई और एक ने मेरठ में जहर खा लिया। और पूरे देश के अंदर का तो जिक्र ही क्या करें। लेकिन अब दिल्ली में एसआईआर की बातें हो रही है, तो इनको छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नौकरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, डॉलर भी 90 के पार पहुंच गया है। तो एलन मस्क ठीक तो कह रहे हैं फिर कि 20 साल बाद नौकरी करने के लिए आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलोन मस्क ने बड़ा सही कहा, लेकिन उसके पहले एक बता दूं कि मारुति उद्योग लिमिटेड के खिलाफ जो एक केस चल रहा था लेबर मंत्री या लेबर ट्रिब्यूनल के हाँ, उसमें यह था कि आपने मारुति उद्योग लिमिटेड के वर्कर्स को क्यों हटाया और उनको आपने 1.5-2 साल काम करवाया, परमानेंट क्यों नहीं किया। तो उनका वर्डिक्ट आया है कि कुछ चंद वर्कर्स को देश का भला कैसे उसका विरोध कर सकते हैं, यानी देश के नाम पर अब जनता को हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनता को, मैंने कहा जनता का प्रतिरोध सामूहिक रूप से नहीं आ रहा है। अब इसी से संबंधित यदि आप जोड़ सके तो देखेंगे कि एलोन मस्क ने जो कहा है वो क्या कहा है। जहां तक वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी लेवल की बात है, वह इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से बहुत जबरदस्त बढ़ा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जिसका मतलब था कि जो केवल हम फिजिकल ताकत से करते थे, कपड़ा बुनते थे या कोयला के खदान में करते थे, वह मशीन से चलने लगा। 100 मजदूरों के जगह पे एक मशीन काफी था, उसके बाद से 1000 मजदूरों की जगह पे एक आ गया। अब यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, चाहे वह प्रोडक्शन हो या सर्विसेज हो, हर जगह में 1000 नहीं लाखों लाख मजदूरों का वो आ जाएगा। अब एलोन मस्क कहते हैं कि 20 वर्षों में हो सकता है, 10 से 15 वर्ष में भी इतना हम धन पैदा कर लेंगे, इतनी प्रचुर मात्रा में धन हो जाएगा कि लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा। लोग जो हैं अपने फैशन के लिए, शौक के लिए काम करेंगे। यह बात बाय द वे 1928 में ही अमेरिकी पूंजीवादियों के प्रवक्ता ने कहा था, जबकि पूरे विश्व भर में एक बहुत जबरदस्त मंदी की आहट थी और आहट क्या मतलब हो चुका था। और पूंजीवादी देशों में जब निकाले जा रहे थे, भूख से मर रहे थे, उस समय यूएसएसआर में, उसी समय आसपास में उन्होंने वहां का जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था उसको बंद कर दिया कि हम किसके लिए रखें, हमारे एक भी बेरोजगार नहीं है।
वह इतिहास में दर्ज है, वो अंतिम बंदा आया था कि मुझे रोजगार नहीं मिला है। तो खैर एलोन मस्क जो कह रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन पूंजी का जो बढ़त हो रहा है, जो उत्पाद का बढ़त हो रहा है, वो खरीदेगा कौन? आप उत्पाद हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप उत्पाद मुनाफे के लिए कर रहे हैं। वह कंट्राडिक्शन, वो अंतर विरोध और भयानक होगा, और गरीबी भयानक होगा। यानी मार्क्स का कहना सही है कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोद रहा है। कब्र तो बहुत पहले ही खोद चुका है, हम उसको धक्का देकर वहां तक पहुंचा के उसके ऊपर दफन करने में, उसको कवर करने में असक्षम अभी तक हो रहे हैं। जी चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन सोचिए कि राजधानी दिल्ली में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं और सर आज अपना लैपटॉप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं लाइट की वजह से, मोबाइल से बात कर रहे हैं तो इंटरनेट की वजह से आवाज कट कट के आ रही है। दूर दराज के इलाकों में क्या होगा? खैर, पर मैं एलन मस्क के एआई वाले मामले पर ही बना रहना चाहता हूं। जब 15-20 साल बाद काम करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें भी सरकार की जरूरत नहीं है, एआई से सरकार चल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये जितने परजीवी लोग हैं हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े रिलीजियस गुरु बन के बैठे हुए हैं, बल्कि एआई से जो पत्रा दिखाते हैं, अपना भविष्यवाणी पता करते हैं बड़े बड़े उन लोगों के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह जो बैठे, उसकी क्या जरूरत है? एआई उनसे ज्यादा सटीक, जल्दी समय में और फ्री में बता रहा है, उनकी जरूरत नहीं है। उनको लात मारो और भगाओ। वैसे ही जो राजनीतिक और आर्थिक और दूसरे जो लोग बैठे हुए हमें शिक्षा दे रहे हैं, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। आपने बड़ा बढ़िया सवाल उठाया है, लेकिन उनके पास अभी सत्ता है और हमें उस सत्ता को ध्वस्त करना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जनता उस सत्ता को ध्वस्त कर पाए या वो अपना वजूद तो बचा लेंगे। एआई आ जाए, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन जनता को वो खत्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, उनको गुलाम बनाने में कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो शायद इसीलिए हिजाब से दिक्कत हो गई जर्मनी में, और अदालत कह रही है कि मैम साहब आप जज नहीं बन सकती हैं। हाँ, ये जर्मनी का संविधान है, भले ही वहां दक्षिणपंथी कितना भी आगे बढ़ गए हो, और संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि हम जो है धर्म परे रहेंगे। कहने के लिए तो भारत में भी है, और भारत में न्यायपालिका का और क्या स्थिति हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है। जहां तक इसकी बात है, इस जर्मनी में इन महिला की बात है, इनसे जब पूछा गया कि आपका जो हेड स्कार्फ है, आप जो भी इसको कहें, क्या आप इसे हटाएंगे जब आप वर्डिक्ट देती रहेंगी, जब आप न्यायालय में रहेंगी? तो इन्होंने कहा मैं नहीं हटाऊंगी। तो इस पे वहां का जो भी ट्रिब्यूनल, जो भी वो जजेस थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी इच्छा का, हम आपकी स्वतंत्रता का पूरी तरह से रक्षा करते हैं। हम मानते हैं कि आपको ये पहनना यदि पसंद है तो आप इसको पहने, लेकिन हमारा कोर्ट, हमारा संविधान इसके अलाउ नहीं करता है, इसलिए आपको हम जज नहीं बनने देंगे। तो यही हुआ। इस पर मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए जी, अब टिप्पणी तो आपको करनी पड़ेगी पुतिन पर। कल पुतिन ने 5 घंटे तक स्टीव बिटकॉफ के साथ मास्को में बात की, और अब वो 2 दिन के लिए कल से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या ये कोई तिगड़ी बन पाएगी चाइना की, रशिया की, भारत की, या जो तेल लेने पर पाबंदी लगा दी है ट्रंप ने, हम अपना पुतिन से ऐसे ही कह देंगे कि भाई क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, तुम्हारे साथ भी धंधा करना है, उनके साथ भी धंधा करना है। जहां तक विटकॉफ की बात है, रूस के प्रवक्ता ने कहा कि मीटिंग बड़ा अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, लेकिन अभी बहुत काम करने बाकी है। तो इसकी हम चर्चा पहले भी कर ही चुके हैं। इन 3 देशों की आपने बात की, तो उसके पहले पुतिन जो आ रहे हैं, यह इनका एक एनुअल मीटिंग होता है, समिट होता है, जो कि 2000 से ही चल रहा है, 23rd या 23rd है, 2001 वगैरह से चल रहा है, जो कि यूएसएसआर से हमारा 1971 में जो पैक्ट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, और बाद में 2000 में वाजपेयी के टाइम में यह चीज हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाए, वहां के राष्ट्रपति यहां, जैसे भी है, इन लोगों की होती है। और मुख्यतः एनर्जी और मिलिट्री जो हमारा पैक्ट है, एग्रीमेंट, उस पे होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तो ठीक है, सुखोई 57 खरीदने की बात चल रही है, S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पर भी, और भी जो बाकी हैं उनके स्क्वाड्रन या फ्लाइट्स आने वाले हैं, वो उस पर चर्चाएं होंगी, तेल पे बात होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है वह है कि पूरा जो हमारा दोनों के बीच में बजट है 2023, 24, 25 के बीच में जो हुआ है, वह 68 बिलियन डॉलर के बराबर है। तो भारत जो है तेल जितना खरीद रखा है वह एक्सेस में है 63 बिलियन डॉलर, जो कि तकरीबन
वह 5.3 लाख करोड़ यानी जो हमारा जीडीपी बनता है उसका 1.5 गुना है। उतना हमारे ऊपर कर्ज बनता है रूस का, हम उसको रूस को देने में असफल है। यानी यदि आज रूस मांग करे कि भाई तुम दो हमारा वापस करो, तो इंडिया का जो भी है वह खत्म हो जाएगा। और यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला उनके बात होगा, उनके बीच होगा, जो ना कि हमारा गोदी मीडिया दिखाएगा, ना ओपनली ये दोनों बातें करेंगे। और रशिया चाहता है कि इसके बदले में दो, रशिया के पास रुपया है, भारत ने दे दिया है, तो रशिया पूछता है। मुझे लगता है कि बार मैंने इसकी चर्चा की है कि इन रुपयों का मैं क्या करूं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान किसी से मैं नहीं कर सकता, वह मात्र तुम ही से ले सकता हूं, तो बताओ मैं क्या करूं। इसके बदले में फार्मास्यूटिकल्स दो, तुम अपने आर्म्स एम्युनिशंस दो, तुम अपने अनाज दो जो हमारी जरूरत है। और मुख्य चर्चा का विषय, पुतिन मोदी ऊपर से जितने ठहाका लगाए हंसे, लेकिन इनकी जो एडवाइजर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बैठ के करेंगे कि भैया इस मसला को हम कैसे सॉल्व करें। जी एक चीज क्लियर कर दीजिए सर, अभी तक जो हम खबरें पढ़ते हैं पूरे वेस्ट मीडिया में, चाहे हमारे यहाँ के मीडिया में, ऐसा लगता है कि जैसे रूस तेल बेचकर धंधा कर रहा है। आप बता रहे हैं रूस तेल बेच के पैसा ही नहीं पा रहा है, तो उसका धंधा कहां हो रहा है फिर? और हाँ, आपने चीन का भी जो एंगल लगाया, मैंने सुन नहीं बोला, तो रशिया के पास दूसरे तरफ से जो आ रहा है वह चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, ये सब देश हैं, और बाकी भी ब्रिक्स के बहुत सारे देश हैं जिससे हो रहा है। नंबर 2, रशिया का जो इकोनॉमी है, भले ही वहां अब कैपिटलिज्म आ गया हो, लेकिन उसके अवशेष बाकी है। बेलारसिया में ज्यादा है, यूएसएसआर वाला में, यानी सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भर भारत कहता है, वह तो एक जुमला है, मतलब सब कोई मायने नहीं। हम बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है किसी भी क्षेत्र में, कुछ भी कर ले एक्सेप्ट जुमले पैदा करने में। रशिया काफी आत्मनिर्भर है, खासकर पुतिन जो पिछले कई दशकों से, मतलब 1-2 दशक से जब ये सत्ता में है, अभी राष्ट्रपति हैं, पहले प्रधानमंत्री कुछ न कुछ रूप में है, पूरी कोशिश की है कि रशिया जो है अपने आप पर निर्भर रहे, और निर्भरता वह मतलब आत्मनिर्भर रहे, वह रहा है। और इन कुछ देशों से जो मिल रहा है खास उससे वो संभाल रहे हैं, नहीं तो रशिया नहीं टिक सकता था। नहीं, मेरा 3 सवाल वर्षों ये से था अधिक का सर, युद्ध। मैं आपको रोक रहा हूं, मेरा सवाल ये था कि तेल तो दे दिया भारत को, भारत पैसे दे नहीं पाया, तो रूस को कहां बेनिफिट हुआ जब उसका कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, उसका पैसा यहां पे रुका हुआ है? रूस को डायरेक्ट फायदा नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, $5-6 बिलियन का तो है, और आगे भविष्य में कम से कम ये देख रहा है कि एक बहुत बड़ा देश और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में वह अमेरिकन साम्राज्यवाद को रोकने में समर्थ हो रहा है। वह जियोपॉलिटिक्स उसका जो है रशिया का, चाइना की तरह बहुत लॉन्ग स्ट्रेटेजिक वो अपना प्लान लेके चलता है, जिसमें वो कुछ न कुछ हद तक सफल हो रहा है। हालांकि एक, हाँ जी बोलिए, आगे बढ़िए। नहीं, आगे बढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं इस वाले मुद्दे को और तालिबान का जिक्र कर लेते हैं। वैसे भी आज इंटरनेट थोड़ा परेशान कर रहा है। तालिबानी निकला वो शख्स जिसने व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की थी, जिसमें एक महिला नेशनल गार्ड मारी गई थी, लेकिन अब अस्पताल के बेड पर लेटकर वो वीडियो जारी करके बता रहा है कि मैंने ये नहीं किया। तो क्या उसको झूठा फंसाया गया सर? झूठा तो शायद नहीं फंसाया गया, क्योंकि उसका वीडियो है और जिस ढंग से वो घायल हुआ, लेकिन हो सकता है वीडियो भी टेम्पर्ड हो, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। उसने कोर्ट में कहा है कि मैं मतलब निर्दोष हूं, उसने अपनी दोष नहीं माना है, और यह देखने की बात है कोर्ट में, मतलब अपने लॉयर के थ्रू, जो सरकारी वकील दिया जाता है उसके थ्रू उसने कहा है। और जो वीडियो दिया है उसमें बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा है, क्योंकि वह बुरी तरह खुद ही घायल है, कमजोर है। तो यह देखने की बात होगी, मान लीजिए किसी खास दबाव में आकर उसने किया है, तो संभवतः वहां की कोर्ट कुछ रहम मतलब उस पर कर सके, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि अमेरिका इसको छोड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ये, कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ कर रहे हैं। जी, क्या ट्रंप ने अपने इसी बाहरी मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए, मैं फिर जोर देके कह रहा हूं शब्द पे, क्या ट्रंप ने अपने इसी बाहरी मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए ये परपंच रचा है, जिसका खुलासा कर रहा है रहमानुल्लाह लकमान?
संभव है। ट्रंप केवल यही नहीं, ट्रंप जो है कुछ कुछ ऐसे मुद्दों को जनरलाइज कर रहा है, जैसे वेनेजुएला के ड्रग का तथाकथित रूप से करके तमाशा बना रहे हैं और अपने यहां भी कर रहे हैं, तो वह तो कर ही रहे हैं। और खासकर इस घटना को लेकर कि हमारे दो वो मारे, मतलब उस पर गोली चली, एक उनका नेशनल गार्ड मारा गया, और दुनिया भर के सबसे बेहतरीन उनको मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाएगा, पता नहीं क्या कर देंगे। एक तो मर ही गया बेचारा, मतलब मर गया तो 20 22 25 साल के वो है, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और एक गोली चलती है, मारे जा रहे हैं। तो ट्रंप का पूरा आधार है, झूठ पे आधारित है, और वह राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और व्हाइट सुप्रीमेसी के आधार पे है। तो नेचुरली ये सब करते रहते हैं। ठीक। जी चलिए अगली खबर ले लेते हैं, जो कि तालिबान से ही जुड़ी हुई है। तालिबान ने हमला किया ड्रोन से तजाकिस्तान में, वहां पे कुछ लोग मरे, पहले 3 अब 5 बताए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज ये उभर के आई है सर, कि चाइना को मदद चाहिए रूस की, ताकि कजाकिस्तान में उसके लोग सुरक्षित रह सकें। ये क्या कहानी है? ये तजाकिस्तान का अफगानिस्तान से जो बॉर्डर है वो 1300 किलोमीटर से ज्यादा है, बहुत लंबा है। तजाकिस्तान के पास इतनी आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कि उसकी रक्षा कर सके, और इसलिए वह रशिया के पास पहुंचा है, और चाइना भी डायरेक्टली पहुंचा है कि भाई तुम इसको मैन करो। यह संभव नहीं है अभी रशिया के लिए कि वह तजाकिस्तान, हालांकि दोनों रशिया और तजाकिस्तान बाकी कुछ अन्य देशों के साथ CSTO के मेंबर हैं, यानी जो इनका कॉमन सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें है, लेकिन मुख्य रूप से रशिया के फोर्स रहते हैं। रशिया खुद एक युद्ध लड़ रहा है, चाइना अपना नहीं देना चाहता। हालांकि जो 6 मारे गए वो चीनी वर्कर्स थे, स्पेशलिस्ट थे, जो भी थे इनके। तो चीन को चाहिए कि भाई तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी है, इस बॉर्डर पर लगाओ। वह अफगानिस्तान से पंगा नहीं मोल लेना चाहता है, इसलिए रशिया को ला रहा है। रशिया किस तरह से, पुतिन इस मामले में बहुत गंभीर है, ना भी नहीं कहेंगे, हाँ भी नहीं कहेंगे, छोटा मोटा कुछ खास जगहों पर लगा सकते हैं, इसकी संभावना है CSTO के हेड होने के कारण। लेकिन देखने की बात क्या है, चाइना अपने इस तरह के दायित्व से हमेशा पीछे हटता रहा है। मैं तो यहां पे एक चीज यह भी कहूंगा कि यहां ही लगाने के बजाय नहीं, वेनेजुएला के पास अपने वॉरशिप 2-4 जरूर इनको खड़ा कर देना चाहिए। इसके बावजूद कि वो लड़ेंगे नहीं, लेकिन खड़ा तो करें कम से कम, वो अभी तो अपनी ताकत दिखाएं। जी आपने बिल्कुल सही सलाह दी है। अगली खबर भी हमारे पास तालिबान से ही जुड़ी हुई है। पहले कतर ने कोशिश की, फिर तुर्की कूदा, अब सऊदी अरब ने भी मीटिंग करके देख लिया। समझौता नहीं हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। सऊदी अरब में भी अब कहीं भी जाए, देखिए पाकिस्तान की मांग है कि उनकी जो TTP है उसको, तालिबान तहरीक जो है पाकिस्तान में जो बेस्ड है, कि उसको आप डिसमेंटल कीजिए, उसको आप खत्म कीजिए। और नंबर 2, उसके वो नेता जिन्होंने हमारे यहाँ आतंकी हमले किए हैं, सैकड़ों लोगों को मार दिया, उनको हमारे हवाले कीजिए। यह अफगानिस्तान की सत्ता मानने को तैयार नहीं है, यानी तालिबानी जो सरकार है वह मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान थोड़ा जरूरत से ज्यादा मांग कर रहा है। हालांकि सऊदी अरबिया ने अफगानिस्तान के कहने पे किया होगा कि भाई जो तुमने अपने बॉर्डर बंद कर दिए अफगानिस्तान से, उसका जो भी वो बेचता था, खरीदता था, जो सामान आते थे, उसको फिर से खोलो, यानी वह जो इकोनॉमिक रिलेशन था उसको फिर से खोलो। इसके लिए पाकिस्तान नहीं तैयार हो रहा है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान के प्रति, वह प्रैक्टिकल नहीं है। पहली बात तो उनको यह मांग कि बिल्कुल डिसमेंटल कर दो, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके नेताओं को हमारे भेज दो, अफगानिस्तान नहीं तैयार होगा, क्योंकि वह उसी के द्वारा बनाया हुआ है। नंबर 2, व्यापार को चालू रहने दो जैसे चीन करता है। भारत से कितना भी लड़ाई हो, लेकिन भारत अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जारी रखे हुए, हमें उसे सीखना चाहिए। धंधा पहला आधार है, पाकिस्तान ये सीखने को तैयार नहीं है। तो नेचुरली सऊदी अरेबिया क्या कर लेगा। हालांकि हमें पता है UAE, कतर, चीन सब के सब इसमें कूद पड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जी आपने वो वीडियो देखा होगा, पीयूष गोयल जाकर नाच रहे हैं UAE के 54वें स्थापना दिवस पर। वहां मुसलमान नजर नहीं आता इनको। देखिए दुनिया के अधिकांश देशों में, खासकर भारत में जहां तक बात है, यहाँ की सत्ता को समझ में आता है कि अंबानी अदानी के हित के रक्षा के लिए जितने भी मुस्लिम देश हैं,
तेल पैदा करने वाले देश है उनसे संबंध बेहतर रखना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम जो है सो हमारा आंतरिक मामला है, बाहर के लोग हस्तक्षेप ना करें और ना यह नीति बाहर में जाए। और इसको ये लोग बरकरार रखे हुए हैं। हमारे जो इनके अंध समर्थक हैं उनकी समझ में आ जाती तो बात ही क्या होता। जी, एक ट्रेंड चलाया गया सोशल मीडिया पे कि जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो तो हमारे पास आ जाएगा, वो जो खैबर पख्तूनख्वा है जो इलाका है वो चला जाएगा अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान क्या झुंझुना बजाएगा? हमारे यहाँ जाए तो अच्छी बात है, यदि वास्तव में हम धर्मनिरपेक्ष हों और जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है कि हम समाजवादी देश हैं, वास्तव में हो, तो फिर पाकिस्तान के इन क्षेत्रों का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, वह बड़ा मतलब आत्मसम्मान के साथ हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि वही एक आधार होगा हमारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बेहतरीन के लिए, विकास के लिए, और हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए एक अच्छे रोजगार और शिक्षा के साथ। लेकिन आज की स्थिति में संभव नहीं। बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लिया गया सोशल मीडिया के इस ट्रेंड में? उसे भी तो वापस लाना चाहिए, वही तो हमारा हिस्सा है। अभी बांग्लादेश से पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। वैसे बांग्लादेश कहें तो हमारे बंगाल से, जो पूर्वी बंगाल या पश्चिमी बंगाल कहा जाता था, उससे ज्यादा उनका संबंध है। वो लोग ज्यादा सिक्युलर थे हाल फिलहाल तक, क्योंकि वहां पे चिट्टागांग से ले ले और जहां तक ले ले, केवल सिक्युलर नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और वामपंथी दलों को उभार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह होता था। पता नहीं क्यों कांग्रेस उस समय की और जो भी था उस समय आरएसएस वगैरह ने जितने थे उन्होंने कर करा के उनको एक अलग से पाकिस्तान बनाया। यह बड़ा गलत निर्णय हुआ। खैर जी, आवाज कट रही है सर जी। उस तरीके से हमारे साथ होगा। जी चलिए अगला अपडेट ले लेते हैं जो गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है, और वो है लेबनान से ताल्लुक रखता हुआ। लेबनान से बम कौन सा वापस मांग रहा है सर अमेरिका? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो है बॉम्ब जो इजराइल ने वहां पर लॉन्च किया था, और इसको ये लोग तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, मतलब वो डिटोनेट नहीं किया। दक्षिण लेबनान में उसने किया था। और ये जो है GBU-39, ये एक कहने के लिए तो है स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, यानी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी दो तरीके के। एक तो बड़ा हाई एक्सप्लोसिव है, यानी छोटे से बॉम्ब में, छोटे से वजन का 200 किलो का दी है, तो एक्सप्लोशन बहुत जबरदस्त होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा तो खैर कहीं से नहीं है, लेकिन फिर भी जो शुरुआती दौर में 2001 से 2010 के बीच में एक तरफ अमेरिका ने, दूसरी तरफ रशिया ने किया था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की कल्पना की गई थी। वो इस तरह का था, नॉन न्यूक्लियर हाईली एक्सप्लोसिव बॉम्ब। नंबर 2, जो इसका गाइडेंस सिस्टम है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम जो उसमें लगाया गया है, वो दूसरे हैं, यानी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है, 1 मीटर के अंदर में आसपास में जाएगा। तीसरा, इसे सटे हुए कि एक्सप्लोशन जो है सीधे जमीन से टकराते नहीं होगा, इसको भोथड़ा किया गया है, वो जमीन के थोड़ा सा अंदर जाएगा और फिर एक्सप्लोड करेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि 50 से 100 फीट तक नीचे आपने बड़ी कंक्रीट बंकर लगा रखी है, थोड़ा घुस के फिर एक्सप्लोड करेगा और उसको ब्लास्ट कर देगा, यानी जितने भी नीचे आप रहे। ये एक्सप्लोड नहीं किया, जो भी कारण है, और इसलिए अमेरिका में बेचैनी हुई। लेबनान, इजराइल, हर तरफ से कोशिश हो रही इसके वापस लाओ, क्योंकि यदि हिजबुल्लाह के हाथ में पड़ता है, रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, तो उसका वह काट निकाल लेंगे, उस तरह की चीज पैदा करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह करे ना करे, वहां से वह ईरान यदि पहुंच जाता है, तब दोनों एक्सपर्ट, यानी जो आपके नॉर्थ कोरिया और रशियन का है, वो एक दिन के अंदर वहां पहुंचेंगे। और सोशल मीडिया, अभी कंफर्म नहीं हो, सोशल मीडिया के हिसाब से ये बॉम्ब वहां से गायब हो चुका है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इसी के साथ एक खबर और चल रही है। अमोच होचस्टीन, जिन्होंने लेबनान और इजराइल के बीच समझौता कराया, अमेरिका के विशेष दूत है, वो कह रहे हैं इजराइल को कि अब हिजबुल्लाह से मत भिड़ो। ये क्या संदेश है? ये संदेश बड़ा क्लियर है। एक तरफ जहां इनका तथाकथित गाजा सीज फायर या जंगबंदी की बात थी, वह एक तरफा, यह तो मैं भी कह चुका हूं और बहुत सारे दूसरे लोग भी कहने गए, इजराइल को जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है, हर जगह बमबारी कर रहा है। दूसरी तरफ इधर हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मारा गया उसका हम बदला लेंगे, कब और कैसे लेंगे हम बाद में बताएंगे। यानी हिजबुल्लाह इतने दिनों के ब्रेक से, शांति के बाद से अब तैयार हो रहा
ऐसे उसने पहले किया था, और इसलिए अमेरिका को लग रहा है कि यह समय नहीं है कि वो आगे लड़ाई करे, और इसी कारण ये सब चीजें हो रही है और वार्निंग दी जा रही है दोनों तरफ से। एक तरफ में लेबनान सरकार को कि जैसे भी ना कर, और दूसरी तरफ इजराइल को। जी चलिए बात करते हैं सीरिया की। 2-3 अपडेट हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीरिया को लेकर बातचीत हुई, क्योंकि नेतन्याहू ने सीरिया में कत्लेआम मचा रखा है। यूएनजीए से एक प्रस्ताव पास हुआ सीरिया को लेकर। सीरिया का विदेश मंत्री अमेरिका के राजदूत से मिल रहा है। ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं सीरिया को फोकस करते हुए, और ट्रंप ने नेतन्याहू को तलब भी कर लिया है अमेरिका में, इसे आप कैसे देखते हैं? मुख्य रूप से जो एक घटना घटी जिसमें आईडीएफ के जवान और उसके ट्रुप जो है पहुंचता है दमस्कस के साउथ में, या जो उसके सबब में पहुंच के और इजरायली सीरियन मार दिया, लेकिन इसके भी 6 बुरी तरह घायल हुए। और उसके बाद से हुआ कि वहां का रेसिस्टेंस फोर्स फिर से खड़ा हो रहा है और जनता में एक विद्रोह की भावना आ रही है कि असद भले ही गए, लेकिन हम इजराइल के चमचे क्यों बन रहे हैं, और इसका विरोध वहां के जनता में हो रहा है। हालांकि अल्पसंख्यकों को जहां तक है अल-शरा के सैनिक मार रहे हैं वहां पे, और लेकिन इसके बावजूद पूरे सीरिया में कहीं ना कहीं से हंगामा हो रहा है। और यह नजर आ रहा है वेस्टर्न पावर्स को, अमेरिकन पावर्स को, सीआईए सबको, कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, और पूरा क्षेत्र शांत होने के बजाय, हमारा मिलिट्री बेस होने के बजाय, पूरे गाजा से ले ले, वेस्ट बैंक ले ले, हिजबुल्लाह यानी लेबनान ले ले, सीरिया ले ले, इराक में भी कहीं ना कहीं से हो रहा है। ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है हर तरह की, ईरान में नए नए तरह के आर्म्स अम्युनिशंस पैदा हो रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। इसके बावजूद ये कितना भी जोर लगा ले, पूरे अरब कंट्रीज में कहीं ना कहीं विद्रोह हो रहा है, और यह विद्रोह की भावना जो है जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया में हो सकता है। तो ये लोग जो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विद्रोह हो रहा है, इनको डर तो बहुत आता है, बिल्कुल इसे भागदौड़ मचा रहे हैं और कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शांति किया जाए। जी चलिए अब ले लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई कुछ खबरें। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया कि वेनेजुएला में बड़ा कत्लेआम करवाया है। पीट हेक्सेट जो जंग मंत्री, युद्ध मंत्री वहां का बन गया है। पहले एक हमला कराया, फिर उस पर कुछ लोग बच गए कश्ती पर, फिर दोबारा हमला कराया। अब इस पर जवाब देने के बजाय निकोलस मदुरो को, जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला के, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है। इस कंडीशन में भी दिया। ट्रंप ने कहा था पिछले ही फ्राइडे को, शुक्रवार को अंतिम दिन है, नहीं यदि तुम आत्मसमर्पण करते हो या वेनेजुएला छोड़कर नहीं जाते हो तो हम तुम पर आक्रमण करेंगे। एयर स्पेस बंद कर दिया, एयर स्पेस अनाउंस किया, मतलब इसके ऊपर कोई जहाज उड़ेगा तो उसको मार गिराएंगे। वह जारी रहा है। मदुरो भागे नहीं देश छोड़ के। कौन मंत्री कहां बन रहा है, शिप पे मार रहे हैं, नाव पे मार रहे हैं, दोबारा आक्रमण कर रहे हैं। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी खुलासा किया कि यह लोग थे नॉर्मल नाविक थे, यह कोई ड्रग्स वगैरह लेकर नहीं जा रहे थे, यह खुलेआम मर्डर है। तो इस तरह की चीजें हो रही है। मुख्य रूप से यह है कि वेनेजुएला किस तरह से इसका विरोध करता है, उसके साथ ही रशिया और चीन मदद कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। जहां तक पूरे दक्षिण अमेरिका की बात है या लैटिन अमेरिकन की बात है, वहां की बाकी देश और जनता किस तरह से खड़ी हो पाती है, अमेरिकी जनता किस तरह से खड़ी हो पाती है और कब तक टिकते हैं, यह बहुत जल्द ही मेरे नजर में सामने आएगा। ये ट्रंप की चलने वाली यहां पे नहीं है, और ट्रंप की नजर एकमात्र है, मैंने पहले भी कहा है, कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार में, जो दुनिया भर का सबसे बड़ा भंडार है। जी आपने सही कहा। देखते हैं ये वेनेजुएला वियतनाम से भी बड़ी कब्रगाह साबित होगा क्या अमेरिका के लिए। लेकिन अब चलते चलते एक खबर ले लेते हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा भी है, इसलिए बहुत सारी चीजें छूट जा रही हैं आज हमारे पास। 90 मिनट की कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई बार झपकी मारते हुए नजर आए वो ट्रंप, जिनके बारे में एमआरआई जारी करके व्हाइट हाउस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सब चंगा सी। ये तो सठिया गई है, इसमें संदेह नहीं है। जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जबकि मारे ना मारे, हालांकि
कि एमआरआई के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ए स्टूपिड पर्सन, आई एम ए स्मार्ट पर्सन, यानी मैं बेवकूफ यानी दिमाग के खत्म वाला इंसान नहीं, मैं स्मार्ट हूं। ऐसा स्टेटमेंट यदि बंदा देना पड़ता है ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने ट्वीट करके इस पे कहा ही नहीं कि वक्तव्य के नीचे कि मुझे इसमें संदेह है, मुझे लगता है कि पहला वाला ज्यादा सही है, यानी कि आप स्टूपिड है जी। चलिए, खैर वैसे आपने सही कहा कि कुछ लोग जब ये कहने लग जाए ना, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, तो समझ लेना चाहिए उसकी जेब में पैसे नहीं है। शायद इसी तरीके से ट्रम्प की भी अठन्नी गायब हो चुकी है, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो स्टूपिड नहीं है, स्मार्ट है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।